नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों को लेकर बड़े खतरे की आशंका जताई जा रही है और आज भारत ने भी कहा है कि इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके शुरुआती नतीजों ने ही इस युद्ध का रुख मोड़ कर रख दिया है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नाटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई क्यों कई महीनों तक खिंचती हुई नजर आ रही है। ये वो महाविनाशक है जो ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर बन गए। ये यूक्रेन के लिए रूस को रोकने वाला सबसे बड़े हथियार है। जेवलिन, NLAW, 84, TB2 ड्रोन, स्टिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये ऐसे 6 हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से ही मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 23 और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट यही हथियार लिख रहे हैं। इसलिए दिल थाम कर बैठिए, ऐसे धमाकों भरी रिपोर्ट में अभी और जबरदस्त ब्लास्ट होने वाले हैं जो आपको यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की असली ताकत और रूस की बारीक कमियों को समझने में मदद करेंगे। राजधानी कीव में पुतिन की सेना अभी तक क्यों नहीं घुस पाई है? खार्किव में रूसी सेना पर कहां ब्रेक लग चुका है? मरियुपोल में रूसी फौज क्यों जूझ रही है? इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन की फायर पावर को समझना पड़ेगा। यूक्रेन भले ही रूस के मुकाबले 20% ही ताकत रखता है, लेकिन पुतिन की फौज पर वो भारी पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए वो ड्रोन जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यह है यूक्रेन का TB2 ड्रोन जो उसने तुर्की से खरीदा था। TB2 की खासियत समझने से पहले उसका जलवा देखिए। TB2 जिन्हें बेरे कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई तक 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन हैं, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक इस ड्रोन के हमले में खत्म हो चुके हैं। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में भी TB2 ने बहुत कहर मचाया था। अजरबैजान की जीत के पीछे TB2 का सबसे बड़ा रोल था। इसलिए जब यूक्रेन में रूस के बढ़ते टैंक काफिलों पर आसमान से अटैक होता है तो उसके पास भी इनसे बचने का कोई जवाब नहीं होता। टॉप एंगल से गिरने वाली मिसाइल रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को बचने का कोई मौका नहीं देती। लेकिन टॉप एंगल शॉट को लेकर रूस का सबसे बड़ा डर TB2 ड्रोन ही नहीं, वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल भी है जिसने रूस के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही है। इसमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला
NLAW सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइल है। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। सबसे पहले देखिए कि जेवलिन क्या कर सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है, यानी एक के बाद दागो और भूल जाओ। ये मिसाइल टैंक की टरेट यानी उस हिस्से पर ऊपर से वार करती है जो टैंक का सबसे नाजुक हिस्सा माना जाता है। टॉप एंगल शॉट से रूस के ही नहीं किसी भी टैंक के लिए बचने की ना के बराबर चांस होते हैं। अमेरिका 90 के दशक से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 2013 में अमेरिकी जेवलिन का नया वर्जन भारत के साथ तैयार करना चाहता था। हालांकि तकनीकी ट्रांसफर को लेकर बात नहीं बनी। साथ ही भारत तब अपनी एंटी टैंक मिसाइल भी तैयार कर रहा था। अब यूक्रेन में हुई जंग ने जेवलिन की किस्मत बदल दी है और अमेरिका को जल्द ही इस मिसाइल की दुनिया भर से ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ने जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के जरिए यूक्रेन तक ऐसी सैकड़ों मिसाइल यूक्रेन पहुंचाई है, जबकि ऐसी 2000 और मिसाइल यूक्रेन को मिलने जा रही है। यूक्रेन में जेवलिन का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। शुरुआती दिनों में ही जब यूक्रेन ने 300 जेवलिन फायर की तो इसने 280 रूसी टैंक या बाकी बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त कर दी। अब देखिए एक और एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। ये मिसाइल भी टॉप एंगल से अटैक करती है जब ये टारगेट से 1 मीटर की ऊंचाई पर होती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3500 से ज्यादा NLAW मिसाइल सिस्टम मिले हैं। जर्मनी से यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2000 दिए हैं। स्वीडन 5000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इनमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी है और NLAW मिसाइल भी है। NLAW ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल के फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई को पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो के इस मिसाइल को लाने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर। NLAW इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। NLAW ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने यूक्रेन की फौज से बहुत सी एंटी टैंक मिसाइल बरामद की। रूस ने ये हथियार कहां पकड़े उससे लोकेशन नहीं बताई, लेकिन ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम इस वक्त यूक्रेन युद्ध में रूस का सबसे ज्यादा खून बहा रहे हैं। В ходе боя с украинскими националистами, военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», ручные противотанковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик. यूक्रेन के पास जो एंटी टैंक मिसाइल है, इन्होंने रूस की बख्तर वाली ताकत को पूरी तरह उधेड़ कर रख दिया। चाहे T-72 हो, T-80 हो या फिर T-90 टैंक, ये एंटी टैंक हथियार रूसी सेना की हर बख्तरबंद गाड़ी पर भारी पड़ रहे हैं। रूसी टैंक पावर की बैकबोन कहे जाने वाले ये तीनों टैंक और BMP जैसी कई इंफेंट्री फाइटिंग व्हीकल इस युद्ध में खिलौने की तरह तबाह कर दिए गए। ऐसे ही हमले और मिसाइलों को देखकर रूस की फौज कई जगह अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ी छोड़कर भी भागी। Він великий, але його складно оцінити, коли ви не у нас і не розумієте до кінця, просто не знаєте. І тут немає ніяких до вас питань. Просто обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин. Граждане России, любой из вас, кто имеет доступ к правдивой информации, уже мог осознать, чем закончится эта война для вашей страны. Позором, бедностью, многолетней изоляцией.
84 रॉकेट लॉन्चर को देखें तो इसने भी रूस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पेश किया। एक इन्फेंट्री वेपन सिस्टम के तहत अब यूक्रेन की हर प्लाटून को इससे लैस किया जा रहा है। 84 ऐसा सिस्टम है जो भले टैंक को टॉप एंगल अटैक न करे, लेकिन इससे लैस होकर एक फौजी इतना खतरनाक हो जाता है कि लगातार हमले के जरिए किसी भी बढ़ते हुए काफिले को रोक सकता है या हाई प्रोफाइल टारगेट पर वार कर सकता है। 84 मिलीमीटर के गोले के साथ 84 600 मीटर तक वार करता है। वजन 10 किलो से भी कम होने की वजह से ये एक तेजी से मूव करने वाले दस्ते का मनपसंद हथियार बन जाता है। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन की फौज इन नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ब्रिटेन और अमेरिका की फौज से लेने लगी थी। इस वजह से यूक्रेन की फौज पहले दिन से ही इन हथियारों के जरिए रूस की फौज को रोकने में कामयाब रही। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों के हमले ऐसे हैं कि रूस के तबाह हुए टैंक कई जगह देखे जा सकते हैं, जिसकी टर्रेट उखड़ी हुई है, जिसमें 1 मीटर तक चौड़ा छेद बना हुआ है। कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ऐसी हैं जो पूरी तरह जले हुए कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें किसी भी टैंक पावर का हौसला तोड़ सकती हैं। रूस की टैंक शक्ति पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा देश जिसके पास 12,000 से ज्यादा टैंक है, लेकिन यूक्रेन में इन मिसाइल हमलों के आगे कुछ खास नहीं कर पा रहे। यूक्रेन की ताकत बने ये एंटी टैंक हथियार गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ जेवलिन की कामयाबी ही ऐसी है कि अमेरिका ने अपनी इस मिसाइल की मार्केटिंग तेज कर दी। यूक्रेन से सबक लेकर रूस से भी ड्रोन हमले तेज कर दिए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी की जिसमें उसका एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के गोदाम को मिसाइल हमले से उड़ा रहा है। रूस इस ड्रोन मुकाबले में लेट जरूर उतरा है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ड्रोन पावर में भी उसके हथियार कम नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि रूस ने अभी तक अपने सभी बड़े हथियार इस जंग में नहीं दिखाए। अब देखिए यूक्रेन के 3 और हथियार जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया। यूक्रेन में जेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले ही पुरानी है, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही है। पहला है स्टिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सबसे पहले देखिए स्टिंगर का कमाल। 80 के दशक में अफगानिस्तान युद्ध में इस मिसाइल ने रूसी सेना का जीना मुश्किल कर दिया। स्टिंगर मिसाइल के सहारे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से रूस को खदेड़ दिया। अब ये मिसाइलें यूक्रेन के पास है। करीब 4 दशक बाद ये मिसाइल एक बार फिर रूस को परेशान कर रही है। स्टिंगर कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल है। इसे मैनपैड कहते हैं, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। 5000 मीटर की ऊंचाई तक हमला करने वाली ये मिसाइल हेलीकॉप्टर और ड्रोन के लिए खास कारगर मानी जाती है। अमेरिका ऐसी 600 स्टिंगर सिस्टम यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। इसका वजन 15 किलो है, यानी कोई भी सैनिक इसे आराम से उठा सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन में कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जिस भी हेलीकॉप्टर के गिरने की तस्वीरें आई हैं, वो स्टिंगर का ही शिकार बने हैं। इस मिसाइल से यूक्रेन की सेना अपने गुरिल्ला युद्ध वाली शैली को और मजबूत कर रही है। रूस का सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर कमोव 52 भी इस मिसाइल का शिकार बना। हालांकि कमोव सिंगल पीस यानी साबुत हालत में एक खेत में उतर गया था। वहीं यूक्रेन के पुराने स्टेला सिस्टम ने भी रूसी एयरक्राफ्ट के लिए रेड लाइन खींच दी है। स्टेला एक टैंक चेसिस पर बना सिस्टम होता है, जो स्टिंगर की तरह ही 5000 मीटर के दायरों में विमानों और ड्रोन पर अटैक करता है। 70 के दशक यानी सोवियत संघ के जमाने से एक्टिव ये सिस्टम भारतीय सेना के पास भी है।
और ये काफी भरोसेमंद हथियार भी माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किया। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300। देखिए इसकी फायर पावर। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को बचा भी रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है और अब वो इनकी जगह S-400 तैनात कर रहा है। अब देखिए वो हथियार जो यूक्रेन की सेना को मिलने वाले हैं और ज़ेलेंस्की के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। ये है स्विच ब्लेड कामिकेज ड्रोन। अमेरिका ऐसे 100 ड्रोन दे रहा है। दूसरा है ब्रिटेन का स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी रेंज 7000 मीटर तक है। सबसे पहले बात करते हैं स्विच ब्लेड ड्रोन का, जो एक छोटे लॉन्चर के साथ कहीं भी एयरबॉर्न किया जा सकता है। ये ड्रोन अपने आप में एक उड़ती हुई छोटी सी मिसाइल है, जिसमें आगे कैमरा और सेंसर लगे होते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन का एनिमेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही ये जमीन पर अपने टारगेट को देखता है तो उसके आसपास मंडराना शुरू कर देता है। फिर ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर वार करता है। स्विच ब्लेड एक हवाई गुरिल्ला युद्ध का हिस्सा कहा जाएगा, जो टैंक के साथ रडार सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। अब देखिए स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे लेकर रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। स्टार स्ट्रीक की एयर डिफेंस मिसाइल आवाज से 3 गुना रफ्तार से चलती है और ये 7000 मीटर के दायरे में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और किसी भी फाइटर जेट को गिरा सकती है। अभी ये सिस्टम यूक्रेन में डिप्लॉय नहीं किया गया है, लेकिन जब यूक्रेन की सेना इससे लैस हो जाएगी तो रूस के लिए कीव और खार्किव जैसे शहरों पर बमबारी करना बहुत खतरे वाला मिशन बनना तय है। इसलिए देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। उसके कई कमांडर इस जंग में मारे जा चुके हैं और वो जेवलिन और एन-लॉ जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। अभी ये मिसाइलें और ये हथियार यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं। वो जमीन पर चाहे अकेला लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे ऐसी मदद अगर जारी रही तो पुतिन को यह युद्ध बहुत महंगा पड़ सकता है। और यूक्रेन के मारिउपोल से बहुत डराने वाली खबर सामने आ रही है। जो थिएटर रूस की बमबारी में ढह गया था, वहां से 130 लोग तो जिंदा निकाल लिए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि उस इमारत में 1000 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए थे। इनमें सैकड़ों बच्चे भी मौजूद थे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि इस बमबारी के बाद कितने लोग बचे हैं या मारे गए हैं, इस बारे में अभी कोई पक्की बात नहीं मालूम। वहीं मारिउपोल से 400 किलोमीटर उत्तर में खार्किव शहर में रूस के बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। ये वही शहर है जहां भारत के हजारों छात्र फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि खार्किव क्यों ज़ेलेंस्की की ऐसी जिद बन गया है, जिसके आगे पुतिन की चल नहीं पा रही है। यही वजह है कि अब रूसी विमानों ने वहां कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। महायुद्ध के 23 दिन बाद भी यूक्रेन डटा हुआ है। यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है।
24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है, लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे हुए हैं, तो कुछ शहरों में लोगों के आशियाने जलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन रूसी सेना की बमबारी और गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। कीव पर कब्जे की जंग जारी है, तो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी भयंकर युद्ध चल रहा है, जो रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। आखिर क्या वजह है कि रूस कीव के किले को ढहाने से पहले खार्किव को खंडहर कर देना चाहता है? क्योंकि जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए रही, रूस ने खार्किव पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ कई सरकारी इमारतें हैं। इससे भी अहम ये कि खार्किव शहर रूस के बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है, और यही वजह है कि खार्किव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस के खार्किव पर हमले की एक और अहम वजह है, रूस सेना को खार्किव को अधिकार में लेना आसान लग रहा है, क्योंकि ये शहर पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहाँ बड़ी संख्या में रूसी पक्ष के लोग रहते हैं। ऐसे में रूस को लगता है कि उसकी सेना को खार्किव की जनता का भी साथ मिल सकता है और इसे अधिकार में जल्दी लिया जा सकता है। स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही कुचला था। ये पहला विद्रोह कीव में हुआ था। इसके बाद साल 1920 से 1934 तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खार्किव रहा। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। खार्किव को निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है, और अगर कीव पर कब्जा हो गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। रूस की बमबारी खार्किव पर भारी। जंग जब घरों के दरवाजे तक आ जाए तो ये जंग ना आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, ना उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार, सब कुछ ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज ही होते चले जा रहे हैं। खार्किव पर बरसते बारूद के बीच कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर लगता है कि शहर पर कयामत बरस रही है। आग और धुएं की ये तस्वीरें खार्किव के सबसे बड़े बाजार की हैं। इलाके में रूस ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई। जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को एक साथ लगाना पड़ा। एक की जान भी चली गई, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा नहीं कि आग सिर्फ खार्किव के एक ही इलाके में लगी हुई। ऐसे ही हालात खार्किव के मेरेफा इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से बमबारी की गई। हमले का ये वीडियो वहां की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हमले से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखा, और जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, वीडियो के साथ अलग अलग आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं।
मिसाइल के गिरते ही वहां आग का एक गोला उठता नजर आया, जबकि तेज धमाके की वजह से कई गाड़ियों के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मुताबिक मेरेफा इलाके में हुए इस हमले में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गईं, जबकि एक स्कूल तो रूस की बमबारी में पूरी तरह गायब हो गया। जिस जगह पर कभी स्कूल हुआ करता था, वो जगह मिसाइल हमले के बाद एक समतल मैदान में बदल गई। वहां बस टूटी हुई लकड़ियां, राख और पत्थरों के टुकड़े दिखाई दिए। रूस की इस एयर स्ट्राइक में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम भी तबाह हो गया। जंग में इस गोदाम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खाने पीने के वो सामान सुरक्षित रखे गए थे, जिससे शरणार्थियों और जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। आग बुझाने वाले जाबाजों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। ऐसे में इस इलाके में बचा तो बस आग से उठता धुआं, पानी की बौछार करता बचाव दल और हार ना मानने वाला जज्बा। Do you think there's any mistake? This could have been a mistake, or was this deliberately targeting civilians? Okay, if we're talking about mistake, here's mistake. Last morning was a mistake. 24 hours ago, 2 days ago was mistake. Huge mistake. Destroyed the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. दिल दहलाती मिसाइलों का हमला, गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती। यूक्रेन आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिसने उसके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती। 23वें दिन यूक्रेन के खार्किव शहर में भीषण रण हुआ। ऐसा नहीं कि हमले सिर्फ रूस ही कर रहा है, खार्किव शहर की सड़कों पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना घुसने में कामयाब हो गई, लेकिन यूक्रेन ने मोर्चा थाम रखा है। गोले के जवाब में गोला और रॉकेट के जवाब में रॉकेट चल रहे हैं, जिसका सबूत है ये रूसी टैंक। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों में वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने वर्चस्व की लड़ाई में सिर उठाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के जाबाज अपनी सरहद की सुरक्षा इस तरह कर रहे हैं। जंग शहरों में उतर आई है, गली गली गोलियों का शोर है। कभी रूस कहता है कि उसके कब्जे में कई शहर हैं, तो यूक्रेन दावा करता है कि उसकी सेना का जोर है, जिसका दर्द यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार साझा कर रहे हैं। जर्मनी की संसद को ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे 3 हफ्तों में रूस की बमबारी ने यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही मचाई है। वर्चुअल मैसेज में ज़ेलेंस्की ने यह भी जताया कि कैसे पश्चिमी देश उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, चाहे वो नो फ्लाई जोन हो या फाइटर जेट्स की मांग। रूस की लगातार बमबारी के बीच यूक्रेन इस वक्त खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на сході моєї держави, на Донбасі. Звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи усе, що є в Україні. Це житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Це ракетами, авіабомбами, реактивною артилерією. रूस के हमलों का असर यूक्रेन के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। यूक्रेन में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा करीब 18 लाख लोगों ने पोलैंड में जाकर आसरा लिया है। रोमानिया में करीब 4.25 लाख, तो वहीं हंगरी में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। स्लोवाकिया में करीब 2.25 लाख, मोल्दोवा में करीब 3.5 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं। वहीं रूस में भी करीब 1.5 लाख पहुंचे हैं।
और बेलारूस में भी यूक्रेन के रेफ्यूजीज हैं। The exercise was undertaken at a time when military action... विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में यूक्रेन की स्थिति पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 भारतीयों को भारत वापस लाए जाने की बात कही। भारतीय विदेश मंत्री ने अपने बयान में खास तौर पर खार्किव की चुनौती का जिक्र किया, क्योंकि वहां निरंतर गोलीबारी और हवाई हमले हो रहे हैं। Community was dispersed across Ukraine, posing its own logistical challenges. The exercise was undertaken at a time when military actions, including airstrikes and shelling, were underway. It involved movement in a war-torn situation in a large country, at times over 1,000 kilometers. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे। लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए। फिलहाल इस जंग का खमियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है और रूस के हमले में यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। आज हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है होली, लेकिन होली के ठीक पहले बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बहुत दर्दनाक घटना हुई है। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया गया है। इस बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की नाक के नीचे अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर को तोड़ दिया है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे बांग्लादेश के अंदर टारगेट पर हैं हिंदू, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, इस्कॉन मंदिर पर हमला। तस्वीर नंबर 2, बांग्लादेश के मंदिर में तोड़फोड़। तस्वीर नंबर 3, ढाका के मंदिर में लूटपाट। होली का दिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए मातम में बदल गया। जब पूरी दुनिया में हिंदू होली मना रहे थे, तब बांग्लादेश के हिंदू अपने मंदिर को टूटते हुए देख रहे थे। जहां होली की खुशियां होनी चाहिए थी, वहां बांग्लादेश के हिंदुओं को दुख, दर्द और आंसू मिले। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक जगह है, वारा। वहां इस्कॉन राधाकांत मंदिर पर हमला हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शाम के 7 बज रहे थे जब वहां इस्कॉन मंदिर में गौरा पूर्णिमा के उत्सव की तैयारियां हो रही थी, लेकिन ये तैयारियां कुछ कट्टरपंथियों को रास नहीं आई और एक भीड़ ने मंदिर पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 200 लोगों की भीड़ मंदिर के अंदर घुस गई। मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की गई। मंदिर की दीवारों को तक गिरा दिया गया और नारेबाजी की गई। ढाका में हमारे कई मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर है श्री राधाकांत मंदिर। वहाँ पर करीब 200 लोग हमारे मंदिर में घुसे और वो लोग नारा तकबीर का नारा देते हुए हमारे भक्तों के ऊपर में अटैक किया। पुलिस भी इन हमलावरों को रोक नहीं पाई। मंदिर की सिक्योरिटी को धता बताकर भीड़ ने अंदर जमकर लूटपाट की। कीमती सामान मंदिर से छीन लिया गया और हमलावरों ने कई इस्कॉन भक्तों को पकड़कर पीट भी दिया। इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर जो हमला हुआ, उसकी अगुवाई हाजी सैफुल्ला नाम का शख्स कर रहा था, जिसने तकरीबन 200 लोगों की भीड़ के साथ मंदिर पर हमला बोला। इसमें तकरीबन 4 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों के नाम जो उभर कर सामने आए हैं, उसमें सुमंत्रा चंद्र श्रवण, निहार हलदार
और राजीव भद्र का नाम है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से हिंदुओं के मन में जो दहशत है उसे कम कर पाने में बांग्लादेश की सरकार लगातार नाकाम रही। उस अटैक से मैं 3 हमारे भक्त इंजर्ड हो गए, लेकिन फॉर्चुनेटली जब भक्तों ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस आई और उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को निकाला हमारे मंदिर कैंपस से। ये बार बार ये जो हमला हो रहा है बहुत ही चिंता का विषय है। हम बांग्लादेश गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रिसेंटली जैसे हमला हुआ था और कई हमारे भक्त मारे गए थे, तो वैसी स्थिति फिर से बन रही है, तो गवर्नमेंट को बहुत ही कड़ा स्टेप लेना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू लगातार कट्टरपंथियों के हमले झेल रहे हैं। पिछले साल नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडालों पर हमले किए गए थे, कई मंदिरों को निशाना बनाया गया था। उस वक्त भी इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ था। हिंसा में 2 हिंदुओं की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे। अगर सरकार ने उस वक्त कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की होती तो हिंदुओं को फिर से हिंसा नहीं झेलनी पड़ती। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर 50 से ज्यादा हिंसा के मामले सामने आए। सबसे ज्यादा हिंसा खुलना जिले में हुई, जहां कई मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई। हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। इससे पहले हुई हिंसा में एक कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का नाम आया था। इस कट्टरपंथी संगठन के तार सीधे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए बताए जाते हैं। इस्कॉन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों के खिलाफ पूरी दुनिया में एक अभियान चलाया था। भारत के भी कई राज्यों में इस्कॉन के भक्तों ने हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब ढाका में एक बार फिर हिंदुओं पर हमला हुआ है, जिस पर दुनिया खामोश है। अगर बात करें इस्कॉन की, तो 2 अगस्त 1966 में इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। शील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में इस्कॉन की स्थापना की थी। 1968 में इस्कॉन मूवमेंट पहली बार ब्रिटेन पहुंचा था। स्थापना के 2 साल के बाद 6 अमेरिकन सदस्य हरे कृष्ण मूवमेंट को ब्रिटेन ले गए और आज 10,000 अंग्रेज हरे कृष्ण मूवमेंट यानी इस्कॉन मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और अब इस्कॉन को 55 साल हो चुके हैं। पूरी दुनिया में 10 लाख से ज्यादा लोग इस्कॉन मूवमेंट के सदस्य हैं। 10,000 लोग पूरी दुनिया में सीधे मंदिर के अनुष्ठानों से जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में इस्कॉन के 840 मंदिर, इको विलेज और संस्थान हैं, जहां से कृष्ण भक्ति के साथ भारत की संस्कृति का प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार इस्कॉन की सेवा भावना और काम की तारीफ की है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। इस्कॉन ने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया और इस्कॉन पर हमला इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। पूरी दुनिया को आज इस्कॉन के साथ खड़े होने की जरूरत है।